आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। तो और जो नया टॉपिक हमारा चल रहा है नए की जन्म कुंडली 1 और 2, इसमें पार्ट 6 में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम है एक साहित्य की डायरी जो मुक्ति बोर्ड द्वारा लिखी गई है। यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ पढ़ रहे हैं। और आप जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं नए की जन्म कुंडली 1। तो नए की जन्म कुंडली 1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से देख लीजिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मीस क्षमा कीजिए, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी, मगर मुझे लिखना पड़ रहा है कि मैं एक ज़माने में बहुत बुद्धिमान इंटेलिजेंट समझता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी, आगे चलकर एक मेधावी प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। मुझे लगता था कि वे एक अच्छा प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूँ, अनुचित ही महत्व दे रहा हूँ। मुझे लगता कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था। वह उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे। शायद इसका भी अधिक या इससे भी अधिक। दरअसल उसके लिए ना विचार थे ना अनुभूति। वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, जैसे मानसिक में जो भूगोल है हमारा मानसिक स्थल पर, तो भूगोल के पहाड़, चट्टान, खाइयाँ, ज़मीन, नदियाँ, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। ऐसा लगता था ये सारी चीज़ें उसके रेगिस्तान ही थे। मुझे भान होता है, मालूम होता है कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करने के लिए स्वयं की सभी इंद्रियां शक्तियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा है। वह उसके विचारों और भावों को केवल प्रकट नहीं करता, वह उन्हें स्पर्श करता है, छूता है, सूंघता है और उनके आकार प्रकार रंग रूप और गति बता सकता था, मानो उसके सामने वे प्रकट साक्षात और जीवंत हो। उसका दिमाग लोहे का एक शिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म से और मजबूती से पकड़ सामने रख देती। लेकिन यह बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता था कि मैं भी बुद्धिमान हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त को बुद्धिमान का कारण उसकी जिंदगी ही जीव थी, ना कि केवल मस्तिष्क तंतुओं की हलचल। 12 वर्षों बाद जब एकाएक मेरी उससे मुलाकात हुई तब आनंद, उस आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आनंद से भी ज़्यादा आश्चर्य नदियों की धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए कि उन्होंने हमारी दिशा ही बदल दी। जब फिर से मुलाकात हुई तो संभवतः हमारा ध्यान इन पहाड़ों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई पर गया। 12 वर्ष बाद अब जो हम 2 हो गए हैं तो किस तरह। उसके बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन वह कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं, यूँ कहिए वह भूतपूर्व नौजवान था। मतलब यह है कि प्रभाव उसके वर्तमान रंग रूप का न होकर उसका भूतपूर्व रंग रूप का होता था। मुझे वह अक्सर अच्छा लगता था, जी चाहता था उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए, लेकिन यह कल्पना मुश्किल थी कि वह उसकी सुंदरता उसके रूप की है या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। कम से कम मुझे तो वह लकीरें अच्छी लगती हैं। खूबसूरत कागज़ सुंदर तो होता है, लेकिन यदि वह कोरा होता, उसमें कोई मर्म वचन लिखे हुए ना रहे तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या है। सौंदर्य में रहस्य ना होकर वह खूबसूरत चौकटा है। सामने पीपल का वृक्ष है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते कांप रहे हैं। चांदनियों से विचित्र हुई छाया हमारी मनलोक को एक नई दिशा दे रही है। मुझे मालूम हुआ कि मेरे मित्र के लिए शैले के ओल्ड टू वेस्ट विंड उतनी ही दूर है जितना कि मेरे लिए एस्को स्वे और रूट ऑफ मानसस 1। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया हमारी पहचान हुई और हमारी शान, इसलिए वह प्रिय थी। जब मुझे दूरियों का भान होता तब मुझे अच्छा भी लगता और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि दूरियां हमारी गति को एक चुनौती थी, बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अभिधार्थ एक होते तथा ध्येय और व्यंग्यार्थ अलग अलग होते। यह दूरी के कारण है, यह दूरी जो हमारे अंदर पैदा हो गई उसके कारण है। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है, वह एक साहस रोमांस है। अब हम एक दूसरे को फिर से खोजना पाना है। एक तरह से मुझे खुशी भी थी कि मैं उसे कतई भूल गया था और उससे बहुत दूर निकल गया था। शायद वह आवश्यक भी था, नहीं तो वह उसे
आच्छन हो जाता मेरी अपनी दृष्टि से। वह असाधारण और असामान्यता, एक असाधारणता और क्रूरता भी उसमें थी, निर्दयता भी थी उसमें थी। वह अपनी एक धुन, अपने एक विचार या एक कार्य पर सबसे पहले खुद को और उसके साथ अपने लोगों को पुकार सकता था। उसके भीषण त्याग के कारण उसमें एक आत्मीय का उसके विरुद्ध युद्ध होता तो वह उसके क्षति को बर्दाश्त कर लेता। उसकी ज़िंदगी के इस बुनियादी तथ्य में मैंने हमेशा वैर किया। जब वह राजनीति में उतरा तो मैंने उसके घर वालों के सामने गरज कर यह आरोप लगाया कि वह उसका पलायन है, अपना उत्तरदायित्व वह नहीं करने को प्रवृत्ति है। मैंने उससे यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीति के साथ साथ जब वह साहित्य में उतरा तो वह मुझे कुछ अच्छा लगा, लेकिन तब जब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। घर के विरोध और बाहर के विरोध से वह जर्जर हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बेहद जिद्दी होने के सबब वह अड़ा है और तब से हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि सांसारिक समझौते से ज़्यादा विनाशक कोई चीज़ नहीं, खासतौर पर वह जहाँ किसी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने में मांग में अपने या अपने जैसे लोग फिर पराये लोग आड़े आते हैं। जितनी ज़बरदस्त उनकी बाधा होती उतनी ही कड़ी लड़ाई भी होगी अथवा उतनी ही निम्नतम समझौता होगा। इस पोषण संघर्ष की हृदय भेदक प्रक्रिया में से गुजर कर उस व्यक्ति का निजात्व कुछ एड़ा बेड़ा, कुछ विचित्र अवश्य हो गया था। कि सबसे बड़ी बात यह थी कि वह उसकी बाजू सही थी, इसलिए वह असामान्य था। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नाम ग्रामी हूँ, यहाँ यही बात अलग है। और चूंकि वह व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उसका उकसा देता है, इसलिए अपने भीतर को उस उकसे हुए असामान्य की रोशनी में ही एक और स्वयं को हीन अनुभव करता तो दूसरी ओर ठीक वही सामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित कर मुझे अपने से बृहत और व्यापक जो भी है उसमें डुबो देता। चाहे वह इंटीग्रल कैलक्यूलस हो, सुदूर नेब्यूला हो, या कोई ऐतिहासिक कांड हो, अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो, या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो। इसलिए मैं तो अपने और अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंतःचरित और असामान्य के दबाव की भलीभांति जानता था। लेकिन मेरी गति और दृष्टि कुछ और थी। जब मैं कोई काम करता तो इसलिए कि उससे लोग खुश होते, या काम करता सिर्फ इसलिए कि एक बार कोई काम हाथ में लेने उसे अधिकारी ढंग से भलीभांति कर ही डालना चाहिए। मेरी व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी, उसकी कार्य शक्ति आत्म प्रकटीकरण की एक निर्द्वंद शैली। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। जिंदगी में सफल हुआ वह असफल, प्रतिष्ठित, भद्र और अयशस्वी मैं कहलाया। हम नामहीन और आकारहीन रह गए, लेकिन अपनी इस हालत की उस कतई परवाह नहीं थी। इसका मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता की भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार न कर पाता। इतने वर्षों बाद मेरी ज़िंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्का पिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता। इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूँ। भले ही किन्हीं अप्रत्याशित संघर्ष टूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर किसी अंधेरे शून्य में खो जाए, किंतु आज उसने मुझसे कहा था कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है, उसका विषाद है। वो समझ गया वह जिंदगी से छोटी छोटी सफलताएं चाहता है। उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। वह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है, यहाँ तो न गलत है न ही सही नक्शा, ना सही का नक्शा, न गलत का नक्शा, न सही का नक्शा। मैंने उसका दिल बांधने की कोशिश की और मैं कर ही क्या सकता था। मनुष्य के लिए स्वाभाविक ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे, किंतु असावधान छड़ों में ही उसने मुझसे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है, वरना वह ऐसा ही कहता। लेकिन आज का ज़माना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यह चाहती कि वह उल्लू क्यों न हुई। चांदनी में एक जादू होता, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। न मालूम हमारी बात यहाँ से शुरू हो और मैं डर डर कर उससे बात करता जा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे जाने अनजाने में मुझसे कोई चोट पहुंचे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी ख़त्म की। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था और जहाँ मतभेद व्यक्त करता वहाँ से मैं अपने
दत्त के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुरा कर बात कर देता। मैंने उससे पूछा पिछले 20 वर्षों में सबसे महान घटना कौन सी है। 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का हाथ। मैं स्तब्ध हो गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर, मैं स्तब्ध हो गया, एकदम खामोश सा हो गया। उसी ने हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। चारों ओर चांदनी की रहस्यमय मधुरता फैली हुई थी, चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। मेरी अजीब मन स्थिति हो गई थी, मन की स्थिति बहुत बदल गई थी। मैंने अपने पड़ोसियों की जिंदगी ढूंढने लगा था, अपने परिचयों का जीवन तलाशने लगा था। एक अनिच्छादित बेचैनी मुझ में फैल गई थी। हाँ, एक सही है, जिंदगी और ज़माना बदलता जा रहा था, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। मैं इस बदलाव को देखना चाहता था, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी इसको नहीं देख सकता था, उसका मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह से आगे एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्य कला के लेकर मानव वंशशास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूँ। इस संबंध में बहुत दिलचस्पी तथ्य मेरे दिलो दिमाग में पिछले पॉकेट में रखे हुए, इसलिए मुझसे कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र एकदम संयुक्त परिवार की बात कही तो मैं उसका इम्तिहान लेने की जिद कर उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई है। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना, साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। सबने सोचा कि वह हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ एक और एकमात्र राजनीति या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलता सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष भावों को सौंप दिया गया। देखते नहीं आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ। खास राजनीतिक संस्थाओं के भीतर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठन के अंदर सामाजिक सुधारवाद का कार्य केवल न अप्रत्यक्ष भाव को सौंप देने के कारण ही साहित्य में ही गड़बड़ है। उसकी यह युक्ति मुझे बड़ी हास्यप्रद प्रतीत हुई। उसमें मुझसे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे। उसने अपनी बात को रबर जैसी तान दी, ऐसा मुझे लगा। उसने अविश्वास से मेरी आंखों में तरफ देखा। शायद वह सही है कि मैं उसे बेवकूफ़ मान रहा हूँ। रात में, और वह भी चांदनी रात में, सामने के सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहाँ झटपटा मारा हो। कुछ कौवे उड़े पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए और फिर किसी डाल पर जाकर बैठ गए। लेकिन मेरा मित्र तैश में था। उसने कहा, समाज में वर्ग है, श्रेणियों में परिवार है। हमारा समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पालते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ यहाँ से लेते हैं। हमारी साहित्यिक या राजनीतिक के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू है। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा और आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। जमाना जैसे जैसे बदलता गया, संयुक्त सामंती जो परिवार रहे, संयुक्त सामंती लोग, परिवार के लोग, ह्रास होता चला गया। विचारों संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसा ही सोते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। समाज के बाहर पूंजी या धन की सत्ता का विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। वह शिष्टा और शील के बाहर की बात थी। मतलब यह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं करके बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था, उसमें भावनाओं की टकरार उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया वरन उसके अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूँ यह हुआ, मानो इसे मुझे लगा कि मानो वह बहुत मुझे गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर ने मुझे शरीर पर दौड़ गई। फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी रह गई, इसलिए चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मज़े से हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुराने के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक सा प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की जल्दी है, ना तबीयत है ना कुछ। मैं मध्य वर्गीय शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूँ। जो पुराना है अब वह लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने की स्थान नहीं दिया। धर्म भावना गई लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का
स्थान नहीं दिया, इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों की यंत्र से चलित हो उठे हैं। उस व्यापक उच्चतर सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि से के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? नया जीवन, नए जीवन मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन के स्थान क्या ले सकेंगे। और यही नए की जन कुंडली एक समाप्त होकर नए जन की कुंडली दो स्टार्ट हो रही है। पार्ट का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है, नए की जन कुंडली एक खत्म होते ही दो स्टार्ट हुई है यहाँ पर। अब लिखिए, देखिए इसमें क्या होता है। बीच में डायरी के पन्ने फट गए थे, में से डायरी के पन्ने फट गए थे, इसलिए वह अधूरी मालूम हुई, लेकिन बात पूरी थी। और इस पूरी बात का प्रतीक रूप से वह मित्र मेरे सामने अभी भी बैठा हुआ था। उसका चेहरा विचार उत्तेजना से गर्म और लाल मालूम होता था। उस गर्म डीजल इंजन का ऊष्मा मुझ पर छा जाती। उसकी बात ठीक है, इतनी ठीक कि वह मुझे तकलीफ दे रही है। वह कह रहा था कि पुराना नया, लेकिन नया नहीं आया। नया के नाम पर जो कुछ आया है पुराने के आसन ग्रहण नहीं कर सका है। जीवन का व्यापक अनुशासिक सत्य पर मर गया और नया तो केवल भ्रूण है। अभी उसमें हाथ पैर मुंह बनने की ही विकसित होने लगे। जैसे बच्चा भ्रूण होता है तब उसके बाद हाथ पूर्ण बनते हैं, और ऐसी नया ज़माना या नई चीज़ आई है तो उसके अभी भ्रूण ही है, उसके हाथ पैर अभी कुछ बने नहीं है। मेरे सामने बैठा हुआ मित्र चुप है और एक अटक मेरी आँख मेरी ओर देख रहा है, मेरी था ले रहा है, मेरे मुझसे देखना चाहता है मैं अब क्या बोलना चाहूँगी। उसकी आंखों से प्रतीत होता है, मालूम होता है कि उसने यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ, मानो मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ, मानो मैं उसकी गहराई में उतरने से इनकार करता हूँ। इसलिए वह कहता गया, ऐसा नहीं है कि नए मूल्यों का वैचारिक विकास न किया जा सके या वे भ्रूण ही बने रहेंगे। मैंने बीच में टोककर कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, नए मूल्य भी हमारे सामने और उनकी प्रेरणा भी उन्हीं से विकास के लिए संघर्ष भी तो किया जाना है। मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा का समाप्त करके नए मूल्यों की नई परंपरा स्थापित करने का है। पहले इस परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब है, क्योंकि नई परंपरा के अभाव में इन अंत्य प्रवृत्तियों के दास हो गए। इन अंत्य प्रवृत्तियों के चाहे जितनी आदर्शीकरण किया जाए वे मात्र व्यक्तिगत और इस समय जो तो नए मूल्य के केवल बौद्धिक स्तर पर हैं। वे जीवन का अनुशासन क्या कर सकेंगे। यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक और संस्कृत होती वैज्ञानिक दृष्टि से समाज की प्रधान दृष्टि, तो शायद यह संभव भी था। किंतु ये नए मूल्य कुछ और ही लोगों के प्रवाह की नालियाँ बन गए हैं। उन्हें कोई सामान्य मान्यता प्राप्त नहीं है, ना उस मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष आयोजन किया गया। मूलतः व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य रहा है, एक कल्चरल वैक्यूम में फलता। कोई टी.एस. इलियट के पास जाता तो कोई अनाथ डी.ए.बी. टॉयनबी के समीप, तो कोई और किसी तरफ चला जाता है। किंतु समाज मान्य कोई पूर्ण समग्र जीवन दृष्टि नहीं मिल पाती। उसे पुराने धर्म और दर्शन में मिल जाती है। फिर भी जीवन में व्यापक अनुशासक सत्य की प्राप्ति कैसे। मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही हो, भले ही हम उसे सामाजिक कहकर टाल दे, किंतु उसका सांचा ऐसा है कि व्यक्ति में मानसिक शक्ति अपव्यय होने की गुंजाइश न थी। परंपरा गतिशील और शिष्टा ने उसे मानसिक संकटों से बचा लिया था। वह माज प्रकृति की कठपुतली न था, लेकिन वह आज परिवार में वह परंपरा इतनी दृढ़ तो नहीं, सिर्फ उसके अवशेष हैं, वह भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए कि मौजूदा औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो रहा है, फिर भी इतना गहरा नहीं कि उसकी व्यक्ति नवीन स्पंदों में घुलकर जीवन में समाज मान्य नवीन दार्शनिक अनुशासन प्राप्त कर सके। हमने उस सामंतवादी इकाई को तोड़ा है। 1 मिनट बच्चों। वन मिनट, सॉरी, यहाँ बोलना चाह रहे हम। हाँ,
वे भी खत्म होते, इसलिए वे मौजूदा औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो रहा है, इतना गहरे कि अविवेक नवीन स्पंदों में घुलकर जीवन समाज मान्य दार्शनिक अनुशासन प्राप्त करके हमने उस सामंती इकाई को तोड़ दिया, या यूं कहिए कि वह आप टूटती गई है। परंपरा ने हमारे स्नान को और भी भोजन लेकर स्वास्थ्य रक्षा की ठेकेदारी की है। परंपरागत शील के आदर्श ने हमारे आत्म तत्व के विखंडित होने से बचा लिया था। हमने पुराने मूल्य तोड़ दिए हैं, नए उपस्थित नए हुए हैं, जो हुए हैं वे दृढ़ नहीं हो सके, वे समाज की समान मान्यता बनकर नई परंपरा का रूप धारण करते हुए आचरण की मूल प्रेरणा सिद्धांत और सांचा नहीं बन सके। अस्पष्टता रहे, उनकी अस्पष्टता खूबसूरत हो गई। वह आगे कहता गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो कि हमने अपने साक्षात जीवन में नए यानी परिवार और समाज में बीतते हुए पुराने के प्रति और आते हुए नए के प्रति एक अवसरवादी दृष्टि अपनाई है। यहाँ इन दिनों एक जमकर विद्रोह नहीं हुआ, नए की सर्वागीण स्थापना का कोई अनुरोध भी नहीं रहा। इस ढंग के समाज के बदलने के काम साहित्य ने या विचारधारा ने भी नहीं किया। मार्क्सवाद या राजनीति ने सार्वजनिक क्षेत्र संभाला, समाज बदलने की बात की, लेकिन केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म समाज नहीं बदला जाता, कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही समाज नहीं बदला जा सकता है। आगे अब जानने की कोशिश करते हैं। और तब मेरे मित्र ने मेरी तरफ देखा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। छड़बड़ मेरी था लेने की कोशिश करने के बाद उसने कहा, बाहर राजनीति या साहित्य के नवीन जीवन, नए जीवन मूल्य की बात चलती है, समाजवादी ढंग से समाज रचना की बात चलती है, लेकिन यहाँ कार्य की बात आई है। खासतौर पर परिवार मूल्यों की स्थापना की बात आई है कि बड़े विचारक कन्नी काट गए हैं, मानो घर समाज से बाहर हो गया। वो आज भी हमारे परिवार अमानवीय कट्टरपंथी विचारधारा के गढ़ हैं, जो बुजुर्ग किस्म के सत्तावाद से दुर्ग है। यह न भूलिए, परिवार में न केवल सामंती अवशेष है, वरन यहाँ भी बराबर 3 श्रेणियां दिखाई देती। एक वह श्रेणी जिसमें पैसा कमाकर लाती और उससे अधिक आदर ही नहीं दिया जाता, वरन उसका मान्यता और उसके विचार, उसकी रुचि और कार्यशील ही सबके लिए मानदंड के रूप में प्रस्तुत हो जाते, चाहे वे कितनी ही अवैज्ञानिक, अनुचित और स्वार्थपूर्ण क्यों न हो। सबसे निचली श्रेणी में उन लोगों की है जो चौके में सोते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से आई हुई हो, मीस पत्नी या बहू आई हुई हो, वह और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उसे तीसरी श्रेणी में ही रखते। दूसरी श्रेणी में बालक, कमाऊ व्यक्ति व के वे रिश्तेदार हैं जो उससे कम कमाते हैं। यदि वे ज़्यादा कमाते तो वे प्रथम श्रेणी में या उससे भी ऊपर होकर सबके लिए अनिवार्य नियम के रूप में यशोभाजन होते। धन, अर्थ, सांसारिक सफलता और जिसमें मिली हुई कीर्ति की तानाशाही परवाह हमें जितनी चलती है उतनी बराबर भी नहीं। मानवतावाद की हरदम दुहाई देते हुए भी घर में जितना अहमवाद और व्यक्तिवाद तथा वैचारिक दास्ता चलती है उसमें कोई हद नहीं है। मजा यह है कि उसकी स्वाभाविक मान लिया गया है कि प्रकृति जात है, स्वाभाविक है, इसलिए सही है। उसके प्रति विद्रोह, कुलशील संस्कार, भद्रता और प्रतिष्ठा के प्रति बगावत करार दी जाकर उसे तुरंत ही गलत माना जाता है। सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े आदर्श प्रेरित हैं, यह नहीं कहा जा सकता, किंतु परिवार का भूगोल और व्यक्ति चरित्र का इतिहास जिस विशाल परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उस परिस्थिति की जांच परख होना बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों के कारण परिवार का व्यक्ति दूसरे के लिए परिस्थिति का अंग बन जाता है। व्यक्ति मानवीय ज्वलंत हृदय के रूप में प्रस्तुत न होकर परिस्थिति में एक अंग के रूप में जब प्रस्तुत होने लगता, तब परिवार के भीतर भी एक खोट पैदा होने लगती। हम उस व्यक्ति को प्रलमय मानव सत्ता के रूप में स्वीकार न करें, उसे अपनी एक परिस्थिति का एक अंग मान ले, उसका गुण दोष विवेचन करने लगते हैं, चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं। इस बुद्धि से उस व्यक्ति को हमारी समझ से जो करना चाहिए वह उसने नहीं किया। परिवार से पुराने सामंती संस्कार विचारों के अलावा मौजूदा व्यक्ति धनवादी दुराग्रहों से वातावरण के अस्तित्व के कारण घर में दम घुटने या घाटे जाने के दृश्य इतने विशाल और असंख्य हैं कि क्या कहना। व्यक्ति के दुख, विकास और आत्मोन्नति का साधन होने के बजाय जब परिवार एक कोठा हो जाता है, तब आप उसे क्या कहिएगा। आप कहेंगे कि वे सब परिवार ऐसे नहीं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सामंती विचारधारा के अस्त के बाद नई विचारधारा में वह तेजस्विता आई ही नहीं, जो कि जीवन के सभी पक्षों को अपने मार्मिक अनुशासन में रखे। न केवल
वह ऐसी विचारधारा को विकसित करने की, उसके विकास के लिए संघर्ष करने की कोशिश ही नहीं की गई है। इस सुविधा मूलक लक्ष्यहीन अवसरवाद के कारण ही साहित्य में भी नए को रूपकार देने की कोशिश लाश नहीं है। नया मूल्य नवीन मानव में केवल नवीन ही अरूप है। असल में इस नए को अपनी इच्छा से ऊपर छोड़ गया है, इसलिए नया बिल्कुल प्रवृत्ति मूलक हो सकता है। मेरे कहने में अतिरंजना हो, किंतु तत्व स्वरूप में आकाशीन नए के सिर्फ डिज़ाइन की खोज हुई। नई कविता नई डिज़ाइन की कविता है। मेरे मित्र ने मेरे हाथ जोड़े, गिड़गड़ाहट के शब्दों से कहा, क्षमा करना भाई, क्षमा करना मेरे दोस्त, लेकिन क्या आधुनिक भावबोध ही काफ़ी है समानती विचारधारा के स्थान देने के लिए? क्या हम उस भावबोध को मूल्यबोध तक बढ़ाकर उस एक दर्शन का रूप नहीं दे सकते? ऐसा दर्शन जो नई सामाजिक परंपरा बनकर व्यक्ति और समाज के जीवन के साथ सभी पक्षों को अनुशासित कर सके। ध्यान रखिए, यदि आधुनिक भावबोध ऊंचा उठाया न जा सके तो उसके द्वारा व्यक्तिगत और सार्वजनिक कर्मानुशासन न हो सकता तो क्या होगा? खंडनकर्ता खंडित हो जाएगा, मूर्ति भज की स्वयं मूर्ति का सिकट लिया जाएगा और उसकी छाती फोड़ दी जाएगी। भारतीय जीवन की भीतरी गति का आपके साहित्य में प्रतिबिंब हो या नहीं, उसकी तलाश हो या न हो, उसकी गति आपको कन्नी काट कर निकाल ली जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा क्योंकि वह जीवन में अधूरा है। इसलिए मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म की जाए और नया क्या है, उसके तत्व और रूप क्या है, वह निर्धारित किया जाए। जब वह प्रक्रिया जीवन में घर में और परिवार में शुरू होगी, तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। जीवन मूल्य और कलात्मक साहित्य मूल्यों में अवयविक संबंध है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें विकसित करने से के लिए केवल साहस ही नहीं, स्पष्ट पुष्टि, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट विचारधारा के लिए भी कोशिश आवश्यक है। मैंने दबते हुए कहा कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता और ऐसे भी लोग हैं जो विद्रोह भी करते हैं क्या है और क्या कर रहे हैं। मैंने एक सांस ली, उस सांस छोड़ दी और सांकेतिक ढंग से कहा, और तुम्हारी इस सारी बात का साहित्य से क्या संबंध है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, साहित्य की गतिविधि को देखिए तो पता चलेगा। एक तो वह घर के बाहर का साहित्य, उसमें मूर्ति मानव संबंधों के चित्रण की गुंजाइश की गई है। आप तो भाव प्रकट करते हैं, मानव संबंध नहीं। मैंने कहा, यह अतिशयोक्ति है। उसने पलट कर जवाब दिया, नहीं आप गलत कह रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, परिवार के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया ही हो रही है या नहीं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, वह तो हो रही है, नए विचार नए भाव। उसने कहा, क्या कौन से? और फिर वह खुद ही कहता गया कि उन भावों और विचारों के लिए कोई विशेष संघर्ष चल रहा है। क्या उस संघर्ष से कोई सामाजिक मान्यता मिली है? क्या उस संघर्ष के पीछे कोई फिलॉसफी हो या उस एक व्यक्तिवादी विद्रोह या अहम का विस्फोट? परिवार के भीतर जो कुछ चल रहा है, क्या वह प्रवाह पतित जैसा नहीं है? इसका संपूर्ण प्रभाव हमारे साहित्य पर है। परिवार में हमारे सामने मानवीय आदर्श और मानवीय मूल्य होते हैं या होना चाहिए, उनके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए अथवा उनका संगठन किया जाना चाहिए। यदि परिवार में ही यह प्रक्रिया चले तो जीवन में सौदेश्यता होगी। जो परिवार के मूल्य होंगे जो जीवन में होंगे और वही साहित्य में भी उतरेंगे। यही सही है कि साहित्य में आकर उनकी रूपरेखा बदल जाए, किंतु उनकी तत्व कैसे बदलेंगे? जिंदगी का रुख है, जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वे साहित्य अवसर प्रकट होंगे। तब प्रश्न और शंका का आप उत्तर के सिंहासन पर नहीं बैठा सकते। हमारी परिवार यदि केवल व्यक्तिवादी आधार पर बना है, यदि केवल जहाँ ही प्रधान है, तो उसने संयुक्त सामंती परिवार में भी ज़्यादा बुराइयाँ रहेंगी। तब वहाँ सिर्फ एक ही प्रश्न रहेंगे, उत्तर नहीं। मैं यही उससे समझौता करना चाहता कि उसकी बातें बहुत अंशों तक मुझे उचित प्रतीत हुई। फिर भी मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन साहित्य पर उनका क्या प्रभाव है यह मैं अभी तक नहीं समझ सका। उसने कहा, विचारधारा का न होना या अविश्वास और अश्रद्धा का यो विचारधारा मान लेना प्रश्न है कि उत्तर क्या स्थान लेकर हाथ झाड़ लेना हमारी नवीनता साहित्य प्रवृत्ति का एक लक्षण है। इससे क्या सूचित होता है? मैंने कहा, ऐसा उसने कहा, और नहीं तो क्या। आजकल मानसिक प्रतिक्रिया एक विचार का रूप धारण कर लेती है, किंतु मन का हरकत या प्रतिक्रिया विचार नहीं होते। प्रश्न में ही यदि उत्तर समझाया
हुआ दिखता है तो वह केवल प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम है, नहीं तो प्रश्न ही के अलग अलग उत्तर क्यों होते। उत्तर के सिंहासन पर शंका को बैठाने का मतलब है अपनी समस्या में प्रश्न ही का आदर्शीकरण करना, समस्या में फंसे रहने का उत्तर उदात्तीकरण करना, वास्तविक उत्तर खोज न पाने की स्थिति में यह आदर्शीकरण अनुचित है। मैंने कुछ तीव्र होकर जवाब दिया, किंतु जो उत्तर सामने दिख पड़ते हैं वे अशुद्ध, अनुचित, खंडित और अव्यवहारिक हो। तो उसने जवाब दिया तो शीघ्र ही महत्व दो, लेकिन उत्तर के सिंहासन की यदि शंका को बैठाओगे, यह कहने की बातें नहीं, वास्तविक जीवन में कोई ऐसा नहीं करता, तो आपकी जो द्विधाग्रस्त मन है स्थिति की उसी में फंसे रहने का आप एक जाल रच रहे हैं। यदि आप विचार कर रहे हैं तो विचार के मूलभूत अनुशासन के नियमों में रहो और शोध की इस पद्धति के, जिसे आप वैज्ञानिक कहते हैं, अनुसार चलो। वह कहता चला गया, मन की उग्र प्रतिक्रिया ही आजकल विचार कहलाती है। जिस विचार को कसने की कोई ऑब्जेक्टिव कसौटी नहीं है। कसौटी ही क्यों, ज़रूरत भी क्या है। हम बाह्य किसी भी तत्व की प्रति विद्रोह हैं तो हमारी बुद्धि विश्वास चलती है, बुद्धि विश्वास चाहती है लेकिन विश्वास कर नहीं सकती, इसलिए वह विश्वास या श्रद्धा करेगी भी तो ऐसे में जिसे अरूप किसी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, वही उसके लिए सुविधाजनक है। सुविधा आज के जीवन का प्रधान नियम है। नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, संगत और असंगत का निर्णय करने का ताकत अपने व्यक्ति के परे किसी वैज्ञानिक पद्धति या तुला दंड को नहीं सौंपी, वरन अपनी अंतर आत्मा को, यानी भीतर प्रवृत्ति को, जो आपकी अपनी है। आप यह मान लेते कि अंतरात्मा में जो निकला हुआ बोध, भाव या निर्णय उचित होना ही चाहिए, संगत होना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरी यह आपकी या उनकी अंतरात्मा छोटी और तुच्छ हो तो संकुचित और छिछली ही प्रतिभाशाली पुरुष की आत्मा अत्यंत हीन भी हो सकती है। इस अंतरात्मा में निकले हुए बोध, वचन या निर्णय हमेशा औचित्य स्थापना करेंगे ही, यह आवश्यक नहीं। उसने कहा अंतरात्मावली रुख, प्रवृत्ति मूलक और अंततः किसी भी प्रकार के विश्वास और श्रद्धा का विरोधी है। कहने के लिए भी भले ही हम विश्व कल्याण की बात करें या मानवता या दायित्व की बात करें, तो ये सब बातें अरूप हैं, इनका कोई आकार नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में जिसको जो भी समझ में आए वही उसके समझ में आया, इसलिए वह उचित है। प्रश्न के अंदर ही जो लोग उत्तर देखते हैं वे उत्तर को अपनी इच्छा पर निर्भर रखते हैं। इससे कोई शोध बुद्धि या वैज्ञानिक आग्रह नहीं। यदि वैसा होता तो शोध की वैज्ञानिक आदर्शवाद भी साहित्य में होता, वह भी अच्छा ही है। लेकिन क्या वस्तुतः यह भी मेरा ख्याल कि मेरा दोस्त बिल्कुल बहक गया है। लेकिन पहली बात यह है कि वह बहक गया है या बहक होकर भी हमें मूल्यवान नहीं हो पाते। मैंने अपने मन की उससे बहुत देर तक और विचार कर अपने सामने रख दिए। वे सदोष, एकांगी और अनुचित भी हो सकते हैं, शायद हो भी, लेकिन क्या उनकी एक बार जांच कर लेनी ज़रूरी है। चांदनी मस्त फैली हुई और मेरा मित्र एक बौद्धिक भूत बाधा से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं अकेला बढ़ जा रहा हूँ, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। और यहीं पर ये पार्ट जो है समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे वीकर से जो स्टार्ट होगा, तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। अब हमारे पार्ट 6 हो गए, इससे आगे 6, 7, 8 जितने भी पार्ट आएंगे वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा। अंतिम पार्ट करके जो भी लास्ट पार्ट होगा वो उसमें मैं डाल दूंगी लास्ट पार्ट करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसके इतने ही पार्ट हैं। तो चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, वो करेंगे। और तब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे मस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।